आइए दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है। तो ये होता है, आप कहेंगे कि एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। फिर आपसे पूछ दिया जाए तो a पर 4 घात माइनस b पर 4 घात का क्या होगा। तो आप कहेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में कहेंगे कि a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ये क्या देख रहे हैं कि ये जो घात होती है ये कैसी घात है, ये समघात। ये क्या देख रहे हैं, यहाँ समघात। जब यहाँ हम समघात देख रहे हैं, यहाँ भी दो जो घात है वो सम है, यहाँ भी जो घात है सम है। तो हम सम घात जब है तो देख रहे हैं कि इनका एक गुणनखंड क्या हो रहा है, a प्लस बी, और दूसरा गुणनखंड हो रहा है कि a माइनस बी। देखिए इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a माइनस बी। इसी प्रकार एक और करके देख लेते हैं। a पर अगर 8 घात करते हैं और b पर भी 8 घात करते हैं तो क्या होगा ये, तो ये इसका गुणनखंड करेंगे, a पर 4 घात प्लस b पर 4 घात। फिर दूसरे कोष्ठक में क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि यदि जो घात है अगर सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, तो अगर घात सम दिख रहा है तो क्या हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जा रहा है, a प्लस बी, और दूसरा गुणनखंड हो जा रहा है a माइनस बी। यहाँ भी देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ भी देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब यहाँ भी। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि यदि a पर n घात है और b पर n घात है, n घात है, और a पर n घात है, b पर n घात है, और क्या है, n कैसा हो, सम संख्या हो। क्या हो, n जो हो सम संख्या हो, मतलब घात रहे a पर n घात माइनस b पर n घात, लेकिन n कैसा हो, सम संख्या हो। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी होगा, और दूसरा क्या होगा गुणनखंड, a माइनस बी। इतना समझ में आप लोग को आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर किसी भी संख्या पर, जैसे कि a पर n घात है माइनस b पर n घात है, यदि कोई संख्या हो, a के स्थान पे कोई भी संख्या हो, b के स्थान पे कोई संख्या हो, लेकिन जो घात हैं दोनों का अगर वह सम संख्या हो, जैसे n यहाँ क्या है, सम संख्या है, तब a प्लस बी और a माइनस बी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, अर्थात कि a प्लस बी से यह संख्या कट जाएगी, a माइनस बी से यह संख्या कट जाएगी। जैसे अगर हम 24 का गुणनखंड निकालें तो आप कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4। तो इसका मतलब कि यह 2 से भी कट जाएगा 24, 3 से भी कट जाएगा, और ये क्या होगा, 4 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार यदि a पर n घात माइनस b पर n घात है तो क्या होगा, तो a प्लस बी से भी कट जाएगा और a माइनस बी से भी क्या होगा, यह पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है जहाँ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जहाँ n सम संख्या होना चाहिए।
जहाँ n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। कंडीशन क्या है, a पर n घात माइनस b पर n घात a प्लस बी और a माइनस बी से विभाज्य होगा, अर्थात इतना a प्लस बी से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, ये इतना से क्या होगा, विभाजित होगा। विभाजित होगा कब, जब n क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अगर आप भूल भी गए तो आप जानते हैं कि a पर 2 घात माइनस b पर 2 घात, इसका मतलब होता है a प्लस बी दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो यहाँ दो क्या देख रहे हैं, समी तो देख रहे हैं। तो अगर ये भूल जाता है कि ये किससे विभाज्य होगा, अगर n अगर यहाँ आपको दे दिया कि सम है तो एक बार यहाँ 2 रख कर देख लेंगे, 2 रखेंगे तो ये एक सूत्र बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी का। तो इसका मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो अर्थात यहाँ एक बार सम संख्या हो गया तो ये प्रत्येक सम संख्या के लिए क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा प्रत्येक। जैसे कि 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, 16 रहे, 18 रहे, 20 रहे, जो भी सम संख्या होगा इसके लिए ये क्या होगा, दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे। हमें आशा है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a पर n घात प्लस b पर n घात हो, क्या हो, a पर n घात प्लस b पर n घात हो, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन है कि n क्या हो, सम संख्या। a पर n घात प्लस b पर n घात, ये क्या हो जाए, कंडीशन दे दिया a पर n घात प्लस b पर n घात हो जाए और n क्या हो, सम संख्या हो। तो जब सम संख्या होगा तो कोई कंडीशन फॉलो होगा, a पर 2 घात प्लस b का 2 घात, ये सम घात है। a पर 4 घात प्लस b पर 4 घात। तो आप जानते होंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई खंड नहीं होगा। इसको तोड़ा जा सकता है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम 2 भागों में तोड़ सकते थे, a प्लस बी दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं तोड़ सकते हैं, ना तो a पर 4 घात प्लस b पर 4 घात को तोड़ सकते हैं, या जितनी भी a पर n प्लस b पर n जहाँ n सम संख्या हो तो इनका क्या होता है, इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। जैसे a पर n घात प्लस b पर n घात है, अगर पूछा जाए कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगा तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो इसका सलूशन करना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सलूशन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि a प्लस बी से देख लेते हैं, a माइनस बी से देख लेते हैं, इनका कोई गुणनखंड ही नहीं है, तो इसका बात मतलब कि हम ये देख नहीं सकते हैं। निष्कर्ष क्या इसका निकला, इसका निष्कर्ष यही निकला कि यदि a पर n घात b पर n घात हो, b पर n घात हो, जहाँ n सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई भी क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। अलग समझ में आ गया होगा कि a पर n घात प्लस b पर n घात जहाँ n सम संख्या हो तो क्या है, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, यदि
ए पर n माइनस बी पर n घात रहे और n सम संख्या रहे तो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। हमने तो एक ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा a पर n घात प्लस b पर n घात है और n सम संख्या होगा तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 पढ़ लिए। आगे देखते हैं। यदि किसी संख्या पे a पर n प्लस b पर n, यदि n क्या हो विषम संख्या, यदि n विषम संख्या होगा, विषम संख्या का मतलब कि जो 1 से चालू हो, तो 1 से चालू करते हैं तो 1 प्लस b पर 1 बराबर a प्लस बी, अर्थात कि अगर विषम है तो इसका गुणनखंड a प्लस बी हो सकता है। एक तो विषम 1 हो गया। अब 3 रख कर देख लेते हैं। 3 रखेंगे तो a पर q प्लस b पर q, ये भी हम लोग फार्मूला पर जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी दूसरे कोष्ट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी एक विषम था तो a प्लस बी एक गुणनखंड हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं 3 ये विषम है तो यहाँ भी a प्लस बी गुणनखंड हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि a पर n घात प्लस b पर n घात हो, जहाँ n क्या हो विषम संख्या हो, जहाँ n क्या हो, यदि n विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा। अर्थात कि a प्लस बी से यह क्या होगा, विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब n क्या होगा विषम संख्या हो। जैसे कि 1 रखे हैं विषम संख्या तो देखिए a प्लस बी आया है, 3 रखे हैं तो भी a प्लस बी आया है। फार्मूला तो इसका हम लोग जानते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू का। आइए समझ में। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकल गया कि a पर n घात प्लस b पर n घात और n अगर विषम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। ठीक, एक बार और चलते हैं आगे। यदि a पर n घात माइनस b पर n घात हो और n क्या हो, n विषम संख्या हो, क्या हो, n क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 होता है, 1 पहले रख कर देखते हैं a माइनस बी। देखिए इसका मतलब कि इसका एक गुणनखंड a माइनस बी भी क्या होगा। दूसरा देखते हैं a पर 3 घात माइनस b पर 3 घात। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि a माइनस बी दूसरे कोष्ट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि n विषम संख्या है तो a माइनस बी से ये क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू किए हैं, अर्थात कि n विषम किए हैं तो भी वह a माइनस बी से कट रहा है। इतना कंफर्म हो गया, इतना तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए हम एक बार पूरी सारणी बना के देख लेते हैं। तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि a पर n घात माइनस b पर n घात है, a पर n घात और b पर n घात है, और n जो है वो क्या है, n जो है सम संख्या है। n क्या है, सम संख्या है। तो हम जानते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। n क्या होना चाहिए, सम संख्या। आगे देखते हैं
ए पर n घात माइनस बी पर n घात है, ए पर n घात और बी पर n घात है, और n जो है विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा कि a माइनस बी, इसका एक क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात कि इस गुणनखंड का मतलब कि a माइनस बी से ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब a पर n माइनस बी पर n है। यदि n सम संख्या है तो a प्लस बी से भी कट जाएगा, a माइनस बी से भी ये कट जाएगा। अब देखिए प्लस वाले देख लेते हैं। a पर n माइनस बी पर n घात है यदि n विषम संख्या है। n विषम संख्या है। n अगर विषम संख्या होगा, यहाँ प्लस करिए, अगर n विषम संख्या होगा तो a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात कि a प्लस बी से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। a पर n प्लस बी पर n घात है, तो ये क्या होगा? n क्या है? अगर सम संख्या है तो सम संख्या होगा तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? क्योंकि अब देखिए, अगर अब एक बात याद रहेगा कि ये तो बहुत टफ है, याद करना पड़ेगा। कैसे हम याद रखेंगे, कैसे क्या करेंगे? कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ a क्या है? एक पर जो घात है वो 2 है, 2 क्या है? सम है, अर्थात कि ये वाला फार्मूला लग गया। तो अर्थात कि अगर जब ये a और a पर घात जो सम रहेगा तो a प्लस बी a माइनस बी से कटेगा। अब इसके फार्मूला के लिए विषम तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ देखिए 3 विषम है, ये विषम पर कंडीशन लगता है तो इसका यही तो होता है, ए माइनस बी, दूसरे कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे, अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या है? विषम संख्या। तो ये हम जान जाएंगे कि ए का क्यू ये विषम है ही ना, तो बी पर क्यू, तो इसका एक फार्मूला होता है क्या? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमने ये फार्मूला कभी नहीं पढ़ा है कि अगर सम का मतलब कि ए पर 2 घात प्लस बी पर 2 घात, इसका कोई फार्मूला आज तक पढ़ा नहीं है। इसको 2 भागों में तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात कि यह संख्या किसी उभनिष्ठ संख्या से नहीं कटेगी। चलिए आइए इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो पढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये क्या है? 29 पर क्या है? 37 घात। 29 पर क्या है? 37 घात। बीच में क्या है? प्लस है। 17 पर कितना है? 37 घात। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि यदि a पर n घात प्लस b पर n घात है, यदि a पर n घात प्लस b पर n घात है तो क्या करेंगे? यदि a पर n घात प्लस b पर n घात है और क्या है? और n विषम है, n विषम है, तो विषम का मतलब कि इसमें एक एक रख दीजिए। विषम एक तो विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो एक रख कर देख लीजिए तो a प्लस बी आ जा रहा है। ये हम जानते हैं कि अगर 3 रखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इसका एक गुणनखंड ए बी होगा ना। तो यहाँ देखते हैं कि उसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि यहाँ देखिए, यहाँ विषम घात है, यहाँ भी क्या है? विषम घात है। ये 37 ये विषम घात है ना, ये भी n भी यहाँ क्या है? विषम है, यहाँ भी n जो है विषम है। तो इसका मतलब कि a प्लस बी इसका क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। तो दोनों को 29 प्लस 17 क्या हो जाएगा? इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। इतना समझ में आ रही है?
तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 46। इसका मतलब क्या हुआ कि 29 पर 37 घात प्लस 17 पर 37 घात, इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है इतना को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, अर्थात कि कौन गुणनखंड नहीं होगा, तो 2 विभाजित तो करेगा ही, 2 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा, 23 से विभाजित नहीं होगा, 46 से विभाजित तो होगा। यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है, ये ध्यान थोड़ा देखिए, कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, कौन विभाजित इसको नहीं करेगी, कौन करेगी नहीं, कौन नहीं करेगी, तो 46 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये विभाजित कर रहा है, 23 से 46 कट जाएगा, अर्थात कि ये विभाजित कर रहा है, 46 से ये 46 कट ही जा रहा है, अर्थात कि ये विभाजित कर रहा है, 11 से 46 कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात कि ये क्या होगा, विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अरे हम जानते हैं कि 46 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 46 का क्या होगा, 2 होगा, 23 होगा और 46 होगा, एक तो 46 होगा। तो हमने बताया है कि ये गुणनखंड का मतलब कि इनसे कट जाए, तो ये 46 का गुणनखंड 2 भी है, 23 भी है और 46 तो स्वयं ही है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 3 पर क्या है, 3 पर 41 घात प्लस 7 पर 82 घात। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये होना चाहिए a पर n घात प्लस b पर भी कितना होना चाहिए, ये दोनों घातें जो हैं सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ये 41 हो गया, ये 82 हो गया। देखिए ये 41 हो गया, 82, तो इसमें से दो निकाल लीजिए, तो ये देखिए 3 पर इसको 41 तो रहने दीजिए, लेकिन 7 पर यहाँ 2 निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा। यहाँ से 2 का भाग कर दीजिए, 82 में 2 का भाग कर दीजिए, 2 को अंदर ला लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 पर 41 घात प्लस ये क्या होगा 49 पर 41 घात। अब क्या हुआ, अब ए पर n प्लस बी पर n फॉलो कर रहा है, और देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये विषम है, ये भी क्या है, विषम है, तो जब विषम घात रहेगा तो कह सकते हैं कि a प्लस बी इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा, अर्थात इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा। तो यहाँ a का मान क्या है, 3 है, b का मान कितना है, 49 है, तो 49 3 कितना हो जाएगा, 52। अब क्या कह रहा है कि इसमें भी पूछ रहा है कि जो पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, विभाजित करेगी वाली तो बात छोड़ दीजिए, विभाजित नहीं करेगी। अब देखिए 52 कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 3 12, इसका मतलब कि ये विभाजित कर रही है, ये विकल्प नहीं होगा। 52 को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये विकल्प नहीं हो रहा, विभाजित नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए 17 से 52 कटेगा, 17 3 51 नहीं कटेगा, अर्थात कि ये हमारा विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। यहाँ 26 दूना के 52 होता है, अर्थात कि ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा, अर्थात कि यहाँ सी का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन करते समय आप लोग एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि विभाजित करेगा नहीं करेगा, इन शब्द बातों को बहुत गौर से देखिएगा। पहले क्वेश्चन आते समय पढ़ते समय ये ध्यान दीजिएगा कि विभाजित पूछ रहा है कि कौन विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, जब नहीं वाला रहेगा तो ये
देख लीजिएगा कौन नहीं कर रहा है, नहीं तो सीधा सीधा आप पढ़ लिए विभाजित करेगा बस सीधा सीधा। अगर 52 आया तुरंत 52 आप आंसर मारती, तो यहाँ क्या होगा, गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय पहले ये देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार आंसर दीजिए। आगे देखिए, यहाँ दे रहा है कि 49 पर 15 घात -1, तो एक पर कितना भी घात लगाएं उसका, एक पर अगर 300 भी लगाएं तो इसका मान तो एक ही होगा, मान में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो ये 15 घात है तो एक पर भी 15 घात बना ले रहे हैं, किसके रूप में, तो a पर n घात -b पर n घात बनाने के लिए। और आप जानते हैं कि a पर n घात -b पर n घात, अगर a क्या है, n क्या है, यदि n विषम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, एक एक रख लीजिए तो a - b, इसका गुणनखंड एक क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। अरे जहाँ विषम आए तो सीधा सीधा आप एक जानते हैं कि एक विषम ही है, तो एक रख दिए तो a - b हो जा रहा है। तो देखिए एक इसका गुणनखंड निकल गया a - b, तो यहाँ भी निकालेंगे तो a - b इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, 49 - 1, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 48। अब क्या पूछ रहा है, पूर्णतः किससे विभाजित होगा, मतलब इनमें से किससे ये 48 विभाजित होगा। अब देखिए 50 से 48 नहीं विभाजित होगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। 29 से होगा, नहीं होगा। 51 नहीं होगा। 8 से विभाजित होगा, 8 छक 48, इसका मतलब विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये क्या दिया है, 29 पर 47 घात, इस 17 को पहले ला देते हैं। 17 पर 47 घात प्लस 23 पर 47 घात, ठीक। तो अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, इतना को छोड़ दीजिए कि ये हमें पास, समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, विकल्प नहीं है। बस हमें पूछ रहा है कि 29 पर 47 घात प्लस 17 पर 47 घात क्या होगा। तो अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए यहाँ से कि a पर n घात प्लस b पर n घात रहता है और n विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या एक रख के देख लीजिए, एक रख के देखें, यदि n क्या है विषम है तो एक रखेंगे तो a प्लस b इसका एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ भी a प्लस b गुणनखंड होगा। तो 29 प्लस 17 एक हमारा गुणनखंड हो गया, प्लस ये वाला 23 तो उसी तरह लिख दीजिए, 23 पर 47 घात, ठीक है। अब देखिए 29 और 47 को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 46, 46 प्लस 23 पर 47 घात। अब देखिए कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित करेगा, तो ये इसमें कौन से 21, 21 से 46 कटेगा, नहीं कटेगा। 22 से कटेगा, नहीं कटेगा। 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। 23 से, 23 दूना के 46 कट रहा है, ये 23 तो कट ही रहा है। इसका अर्थात कि इसका मतलब कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जैसे यहाँ देखिए 46 प्लस ये क्या है 23, 23 पर 47 घात, तो अर्थात कि यहाँ देखिए ये 23 से 46 तो ये कट ही रहा है, ये 23 से 23 कटेगा ही, तो 10 बार अगर 23 को 10 बार लिखें, 23 गुणे 23 गुणे 23, अगर 23 से भाग कर रहे हैं तो एक कोई 23 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या क्या होगी, कट ही जाएगी। तो यहाँ 23 कट जा रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ 23 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 23 पर कितना हो गया 10 घात। अब इसे 10,024 को क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 पर 10 घात का मान कितना होता है 10,024 होता है। तो इसको लिख देते हैं कि 2 पर कितना घात 10 घात, ठीक।
अब हम आगे पढ़े हैं कि a पर n माइनस b पर n घात, यदि ये n जो है क्या है, सम संख्या। देख रहे हैं ना, ये समी संख्या तो है, यहाँ भी सम संख्या है और यहाँ भी सम संख्या है, ये समी संख्या है। तो सम संख्या रहता है तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों गुणनखंड होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, इसका दो गुणनखंड का होगा। तो एक गुणनखंड आप कहेंगे कि 23 प्लस 2 होगा और दूसरा गुणनखंड का होगा 23 माइनस 2 होगा। तो 23 2 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। अब पूछ रहा है क्या, अब प्रश्न पढ़ते हैं कि पूर्णतया विभाजित नहीं करता है, मतलब कौन नहीं करेगा। तो ये 3 से 3 7 21 ये कट ही जा रहा है, 5 से 5 5 25 ये कट ही जा रहा है, अर्थात कि ये नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 से 7 ली के 21 ये 7 से कट ही जा रहा है, 4 से देखिए ना तो 25 कटेगा और ना ही 21 कटेगा, अर्थात कि विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए 23 पर 3 घात प्लस 31 पर 3 घात को 54 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इतना अभी नहीं, बस इतना पढ़ते हैं, हमें देखते हैं कि ये किससे कटेगा। पहले देख लेते हैं कि यह संख्या क्या होगा, किससे कटेगी। तो ये संख्या किससे कटेगी, तो जब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि विषम घात है, अगर a पर n प्लस b पर n अगर हो, यदि यह विषम हो तो विषम का मतलब एक एक रख दीजिए, इसमें सीधा सीधा मान रख कर अभी निकाल लीजिए। तो a रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b। अगर n यहाँ क्या होगा, विषम, विषम का मतलब कि 1 3 5 होता है तो एक ही पर रख देते हैं, तो इसका मतलब कि a प्लस बी हमारा सीधा सीधा निकल गया कि इसका एक गुणनखंड होगा a प्लस बी। अगर यहाँ अगर n विषम होगा तो a प्लस बी इसका गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात कि a प्लस बी से ये कट जाएगा। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ 23 प्लस ये क्या हो जाएगा 31, 23 प्लस 31 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये 23 और 31 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। ये क्या आ जा रहा है, हमारा आ जा रहा है 54। अब कह रहा है कि इतना को 54 से भाग दिया जाए। जब इतना में 54 का भाग देंगे तो 54 में 54 का भाग देंगे तो बचेगा क्या, शेषफल बचेगा। अगर 54 में 54 का आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा, अर्थात कि यहाँ क्या हो जाएगा 0 हमारे आंसर होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 41 दिया है, हूबहू बस आंसर है। यहाँ क्या, a पर n घात प्लस b पर n घात, यहाँ n क्या है, n विषम संख्या है, तो विषम संख्या में एक एक रख दीजिए, तो a प्लस बी, देखिए हमारा निकल गया a प्लस बी, इसका गुणनखंड होगा तो निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 17 प्लस 29, 17 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आप कहेंगे कि 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। अब कह रहा है को 23 से भाग दिया जाए। अगर 46 में आप 23 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा, 46 तो पूरा पूरा 23 से कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष 0 बचेगा। इस बार मतलब कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 पर 5 घात प्लस 21 पर 5 घात, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, आप यही कहेंगे कि 19 प्लस 21 इसका एक क्या होगा गुणनखंड होगा। जब 19 प्लस 21 इसका एक गुणनखंड होगा तो आइए इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यह, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारा क्या 40 से होगा ना, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये 40 आंसर हो जाएगा। तो अब बताइए कि 40 किससे किससे विभाज्य होगा, तो कह रहा है कि केवल 10 से, तो केवल 10 ही से कहाँ हो रहा है, और भी संख्याएं हैं जिससे विभाजित होगा।
10 से भी विभाजित होगा, 20 से भी विभाजित होगा, 40 से भी विभाजित होगा। तो केवल शब्द लगाया है, इसका मतलब कि ये विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये कह रहा है केवल 20 से, 20 ही से कहाँ 20 होगा, 10 से होगा, 20 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, बहुत संख्या से। केवल शब्द के वजह से ये क्या हो गया, ये भी विकल्प गलत हो गया। 10 और 20 दोनों से, तो 10 से भी विभाजित हो रहा है और 20 दोनों से, दोनों 10 और 20 दोनों से हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये विकल्प क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कह रहा है कि न तो 10 से न ही 20 से, 10 और 20 से हो रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये भी विकल्प गलत होगा। अर्थात कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, 41 ये विषम संख्या है, तो ये क्या होगा जाएगा, इसको लगा लिए हैं आप लोग पहले ही, पुनरावृत्ति हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्या हो जा रहा है, 46 हो जा रहा है, जोड़ने पर क्या हो रहा है 46 हो जा रहा है। तो 23 से 46 कट जा रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बता दिया गया है, आगे बता दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे।